Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टूडेंट्स हम इसका 10th लेक्चर जो है इसको स्टार्ट करेंगे। बच्चों, जब मैंने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बच्चों इसकी जो है वो दो हिस्से हैं। एक को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और एक को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है वो पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसकी दो टाइप्स हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है स्टूडेंट्स इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। बच्चों, हमने सबसे पहले जो है वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर ब्लड को कवर किया, उसके बाद बच्चों हमने हार्ट को स्टार्ट किया और तकरीबन 6 लेक्चर्स के अंदर जो है वो हमने हार्ट को कवर किया। उसके बाद बच्चों हमने ब्लड वेसल्स को स्टार्ट किया। बच्चों, आज जो है हमारा ब्लड वेसल्स के ऊपर थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम सर्कुलेटरी पाथवेज को जो है वो तफसील से स्टडी करेंगे। बच्चों, सर्कुलेटरी पाथवेज से मुराद क्या है, आपने इसको ध्यान से समझना है। सर्कुलेटरी पाथवेज से मुराद बच्चों ऐसे रास्ते हैं जिसके जरिए जो खून है वो दिल से बॉडी तक जो है वो सर्कुलेट करता है। फिर बॉडी सेल्स को बच्चों जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होना है ब्लड और बॉडी सेल्स के दरमियान, वो मटेरियल्स का एक्सचेंज होने के बाद जो ब्लड है बच्चों वो वापस दिल के पास आ जाता है। ठीक है, तो वो रास्ते जिसके जरिए जो खून है वो हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट तक आता है बच्चों, उन रास्तों को जो है वो हम सर्कुलेटरी पाथवेज कहते हैं। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है। आए स्टूडेंट्स, हम इसको रीड करते हैं। बच्चों, वो कहते हैं इन ह्यूमंस एंड इन ऑल मैमल्स एंड बर्ड्स। बच्चों, इंसानों में और इंसानों के अलावा जितने भी मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं, इन तमाम में भी जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, सारे जिस्म में, इन टू मेन पाथवेज, दो अहम रास्तों के जरिए। ठीक है, अब बच्चों सर्कुलेटरी पाथवेज को हम दो पाथवेज के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक को हम नाम देते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन से क्या मुराद है बच्चों, ये वो सर्कुलेशन है जो कि हार्ट और लंग्स के दरमियान होती है। जबकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है बच्चों, ये वो सर्कुलेशन है जो कि हार्ट और लंग्स के अलावा बाकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके दरमियान होती है। इसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैमल्स और बर्ड्स के हवाले से मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि जो वर्टिब्रेट्स है उसको 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। अब ह्यूमंस जो हैं वो असल में क्लास ममेलिया के अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर आते हैं। तो इंसानों में और इंसानों के अलावा जितने भी मैमल्स हैं और बर्ड्स में, उनमें क्या होता है, जो खून जो है वो दो पाथवेज के अंदर जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बच्चे, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट है ये इंसानों के अलावा तमाम मैमल्स के अंदर और तमाम बर्ड्स के अंदर भी सेम है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ। बच्चों, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, हार्ट से ब्लड का जो है वो लंग्स के पास जाना और लंग्स से बच्चों वापस ब्लड का हार्ट के पास आना, इसे हम जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। बच्चों, दिल क्या करता है, सारी बॉडी से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने के बाद लंग्स के पास भेज देता है। लंग्स के लेवल पर बच्चों क्या होता है, उसकी ब्लड की जो है वो ऑक्सीजनेशन होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फिर बच्चों ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस जो है वो दिल के पास आता है। ठीक है, इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद बच्चों दिल जो है वो क्या करता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के अलावा बाकी जिस्म के जितने भी हिस्से हैं उन तमाम को मुंतकिल कर देता है। ठीक है, और बच्चों फिर जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है बॉडी सेल्स के दरमियान, बॉडी सेल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उन्होंने सेलुलर रेस्पायरेशन के नतीजा में बनाई थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड के अंदर डाल देते हैं। बच्चों, यहाँ पे जब गैशियस एक्सचेंज हो जाता है तो यहाँ से बच्चों फिर जो ब्लड निकलता है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर बच्चों जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहाँ से निकलता निकलता जो है वो दोबारा दिल के पास आ जाता है ताकि दोबारा से इसके अंदर जो है ऑक्सीजन को ऐड किया जा सके। ठीक है, तो हार्ट और लंग्स के अलावा बाकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं इनके दरमियान जो सर्कुलेशन होती है इसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स असल में आज के इस लेक्चर के अंदर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन की डिटेल्स जो है इनको कवर करेंगे। हम स्टूडेंट्स सिस्टेमिक सर्कुलेशन के 3 कंपोनेंट्स को भी साथ देखेंगे जिसमें कोरोनरी सर्कुलेशन है, हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन है और उसके बाद रीनल सर्कुलेशन है। तो आपने लेक्चर को एंड तक जो है वो लाजमी सुनना है। बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो है वो ये पॉइंट जो है दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ।
आप लोगों ने इस पॉइंट को जो है वो अपनी बुक के ऊपर लाजमी लिख लेना है। बच्चों आर्टरी जो है हम किसे कहते हैं, ये वो खून की नाली है जो कि खून को दिल से दूर लेके जाती है। बच्चों आर्टरी क्या करती है, तकसीम करके छोटी नाली बनाती है जिसको हम आर्ट्रियूल कहते हैं। आर्ट्रियूल बच्चों तकसीम करके मजीद छोटी और बारीक नालियां बनाते हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज बच्चों इतनी बारीक होती हैं कि तकरीबन हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं ना, उन तमाम सेल्स तक जो है वो कॉन्टेक्ट में आ जाती हैं, और जो भी सेल्स के दरमियान और ब्लड के दरमियान जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है बच्चों, वो इसी कैपिलरी लेवल पर होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जब यहाँ से जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होना है वो हो जाता है, तो फिर बच्चों ये जो कैपिलरीज हैं ये मिलकर एक नाली बनाते हैं, इसको हम कहते हैं वेन्यूल। फिर बच्चों ये जो वेन्यूल्स हैं जब ये मिलती हैं तो इससे क्या बनता है, वेन बनती है। वेन बच्चों, वेन की तारीफ क्या है, वेन की तारीफ ये है कि ये ऐसी नाली है जो कि खून को दिल की तरफ लेकर आती है। ठीक है, ऐसे खून की नाली जो कि खून को दिल से दूर लेके जाती है वो आर्टरी, और ऐसे खून की नाली जो कि खून को दिल की तरफ लेके आती है उसे हम वेन कहते हैं। आर्टरी से वेन कैसे बनती है, आपको इसका जो बच्चों पाथवे जो है ये पता होना चाहिए कि आर्टरी जो है वो तकसीम करके आर्ट्रियूल्स बनाती है, आर्ट्रियूल्स जो है बच्चों फिर तकसीम करके कैपिलरीज बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसे जो है वो रेड कलर से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। ठीक है, कैपिलरीज के लेवल पर बच्चों क्या होता है, यहाँ पे मटेरियल्स का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, यहाँ बच्चों जब कैपिलरीज से वापस जब नालियां मिलती हैं तो उससे वेन्यूल्स बनता है। वेन्यूल्स के अंदर बच्चों अब यहाँ पे देखें जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है, इसी वजह से मैंने इसको जो है वो ब्लू लिखा है। फिर वेन्यूल्स बच्चों आपस में मिलकर वेन बनाती हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये जो इक्वेशन है ना ये बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। जब आपको इक्वेशन याद होगी तो आगे आप पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोनों को बहुत अच्छी तरह से आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन को स्टार्ट करते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ, ये वो सर्कुलेशन है जो कि हार्ट और लंग्स के दरमियान होती है। ठीक है, अब बच्चों ये कैसे होती है, आए हम इसकी डिटेल को जो है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन की डेफिनेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। पल्मोनरी सर्कुलेशन बच्चों लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो सप्लाई करती है, एंड रिटर्न्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, और दोबारा दिल तक जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या कर रही है, लंग्स को, ये जो आपको नजर आ रहा है बच्चों ब्लू कलर का, दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही है। यहाँ पे जो है वो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, उसके बाद बच्चों वापस से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल के पास लेकर आ रही है। कौन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब इसका पाथवे जो है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग से पाथवे है, ये आपको जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है दिस इज द पाथवे ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है बच्चों दिस इज द पाथवे ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम दोनों को जो है वो अलग अलग देखते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों, वो अ बिग आर्टरी, एक बड़ी आर्टरी जिसको हम पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। बच्चों अगर आपको जो है वो हार्ट का स्ट्रक्चर और जो हार्ट के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन जो लेक्चर नंबर 2 और 3 था, अगर आपको वो बहुत अच्छी तरह से आता है तो आप इस पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेंगे कि किस तरह से बच्चों यहाँ पे देखें बच्चों दिस इज द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बाद बच्चों ये राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से बच्चों जो ये नाली निकल रही है इसे हम पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। पल्मोनरी ट्रंक बच्चों आगे से जो है वो दो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर क्या होती है बच्चों, डिवाइड होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, ये जो आपको नजर आ रही है दीज आर द पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज बच्चों फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाती हैं। वहां पे बच्चों जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं जाहिर सी बात है तकसीम करके क्या बनाएंगे, आर्ट्रियूल्स बनाएंगे। आर्ट्रियूल्स बच्चों तकसीम करके क्या बनाएंगे, कैपिलरीज बनाएंगे। कैपिलरीज की दीवारें फिर बच्चों बहुत बारीक होंगी, यहाँ पे जो है वो गैसियस एक्सचेंज होगा। ये जो कैपिलरीज हैं ये लंग्स के अंदर एल्वोलाई को कंप्लीटली सराउंड करके रखती हैं। फिर बच्चों यहाँ पे जब गैसियस एक्सचेंज हो जाता है फिर यही कैपिलरीज मिलकर क्या बनाते हैं, वेन्यूल्स बनाते हैं। फिर यही वेन्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, वेन्स बनाते हैं। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे दो पल्मोनरी वेन्स जो है वो राइट साइड से और दो पल्मोनरी वेन्स जो है वो लेफ्ट साइड से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर ही किसके अंदर डाल देते हैं, ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, ये वही पॉइंट्स हैं जो हम लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के अंदर कवर कर चुके हैं। तो एक बड़ी आर्टरी जिसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बच्चों राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से जो है वो लेके जाती है। पल्मोनरी ट्रंक बच्चों फिर डिवाइड करती है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट और लेफ्ट लंग्स तक लेके जाते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, ये जो आपको नजर आ रही है दिस इज द राइट पल्मोनरी आर्टरी और दिस इज द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। बच्चों आपने इसको जहन में रखना है, हमारी बॉडी की जितनी भी आर्टरीज हैं उन तमाम के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज के, इनके अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जब
ये पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके आती हैं। फिर क्या होता है, इनसाइड ईच लंग, हर लंग के अंदर ये जो पल्मोनरी आर्टरी है डिवाइड करती है, तकसीम करती है एंड मेक्स पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स। और बच्चों आर्टरी आपको पता है तकसीम करके क्या बनाएगी, आर्ट्रियोल्स बनाएगी। अब ऐसे आर्ट्रियोल्स जो कि पल्मोनरी आर्टरी के तकसीम के नतीजा में बनते हैं, इनको हम पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स कहते हैं। फिर ये आर्ट्रियोल्स जो हैं बच्चों, फिर ये मजीद तकसीम करके क्या बना देंगे, कैपिलरीज बना देंगे। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स बनेंगे और फिर उससे लंग कैपिलरीज बनेंगे। अब बच्चे जो लंग कैपिलरीज हैं ये एल्वोलाई को कंप्लीटली सराउंड करके रखती हैं। और आपको पता है एल्वोलाई जो है वो जो फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट है लंग का, कि जब एल्वोलाई जो है, जब हम सांस अंदर लेते हैं एल्वोलाई जो है वो हवा से भर जाते हैं। जब एल्वोलाई बच्चों क्या हो जाएंगे, हवा से भर जाएंगे, तो बच्चों फिर इसके गिर्द ये जो आपको कैपिलरीज नजर आती हैं ये हवा से भर गई हैं। अब बच्चों इस यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर दाखिल होगी और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों वो इस एल्वोलाई के अंदर दाखिल हो जाएगी। अब यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज हो जाएगा। फिर बच्चों गैशियस एक्सचेंज होने के बाद यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बच्चों पल्मोनरी वेन्स के जरिए लाकर किसके अंदर डाल दिया जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, इन लंग कैपिलरीज ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। लंग कैपिलरीज के अंदर जो है ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है। लंग कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म पल्मोनरी वेन्यूल्स। जो लंग कैपिलरीज हैं वो आपस में मिलती हैं और वो मिलकर क्या बना देती हैं, पल्मोनरी वेन्यूल्स बना देती हैं। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताई थी। आर्टरीज जो हैं वो तकसीम करके आर्ट्रियोल्स बनाते हैं, आर्ट्रियोल्स तकसीम करके कैपिलरीज, कैपिलरीज मिलके वेन्यूल्स बनाते हैं और वेन्यूल्स मिलके वेन बनाते हैं। ठीक है, तो लंग कैपिलरीज बच्चों आपस में मिलेंगे, पल्मोनरी वेन्यूल्स बनाएंगे, जो कि फिर आपस में मिलकर पल्मोनरी वेन बना देंगे। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी वेन्स जो हैं बच्चों ये लंग्स से किसके अंदर ओपन होती हैं, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन होती हैं। ठीक है, और पल्मोनरी वेन्स की तादाद कितनी होती है, 4 होती है, 4 इसकी तादाद होती है। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई होगी। अब स्टूडेंट्स अब हम जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। बच्चों सिस्टेमिक सर्कुलेशन से मुराद ये है कि हार्ट से ब्लड का बॉडी के तमाम पार्ट्स की तरफ आना सिवाय लंग्स के। ठीक है, लंग्स के अलावा हार्ट से ब्लड का बॉडी के तमाम पार्ट्स की तरफ आना और फिर वहां से मटेरियल्स के एक्सचेंज होने के बाद उस ब्लड का दोबारा से दिल की तरफ चले जाना, इसको जो है वो हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, हम सर्कुलेटरी पाथवेज जो है इसको स्टडी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि सर्कुलेटरी पाथवेज जो हैं बच्चों इसके 2 हिस्से हैं, एक को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं और एक को हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बताता चलूँ। अक्सर बच्चे जो है इस सिस्टेमिक सर्कुलेशन को जो है वो सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन कह देते हैं, जो कि गलत है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। सिस्टेमिक सर्कुलेशन बच्चों, सिस्टेमिक अलग लफ्ज़ है और सिस्टमैटिक जो है ये एक डिफरेंट थिंग है। तो आपने जो है ये गलती नहीं करनी। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है इसको आपने सिस्टेमिक सर्कुलेशन ही पढ़ना है। बच्चों सिस्टमैटिक का मतलब होता है एक ऑर्डर्ड वे से, एक तरतीब शुदा तरीके के साथ जब आप कोई भी काम करते हैं ना तो उसे आप कहते हैं दिस इज द सिस्टमैटिक वे। ठीक है, सिस्टमैटिक वे का मतलब क्या होता है कि एक तरतीब शुदा तरीके के साथ किसी भी काम को करना। जबकि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है बच्चों ये कैसे सर्कुलेशन है जो कि लंग्स के अलावा हमारी बॉडी के बाकी तमाम ऑर्गन सिस्टम्स तक जो है वो हो रही है। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स हमारी बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द सिस्टेमिक सर्कुलेशन सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। बच्चों सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर क्या क्या शामिल है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है जिस्म के तमाम सेल्स को, तमाम टिश्यूज को, तमाम ऑर्गन्स को सिवाय लंग्स के। लंग्स के अलावा बाकी जिस्म के जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उन तमाम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना और फिर बच्चों उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल तक वापस लेकर आना। ठीक है, ये किसका काम है, ये है सिस्टेमिक सर्कुलेशन का काम। अब बच्चों सिस्टेमिक सर्कुलेशन के जो 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारी बुक के अंदर जो है इनकी डिटेल्स गिवन है। हम इन तीनों कंपोनेंट्स को देखेंगे। तो आप यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन की हेडिंग देंगे, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे इट कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। नंबर 1 कोरोनरी सर्कुलेशन, नंबर 2 हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन, नंबर 3 रीनल सर्कुलेशन। बच्चों कोरोनरी सर्कुलेशन, हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन और रीनल सर्कुलेशन, इन तीनों के नाम आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। अब स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो एक एक करके इनकी डिटेल्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो फर्स्ट कंपोनेंट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन का, जिसको हम कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं,
इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो कोरोनरी सर्कुलेशन है इससे क्या मुराद है? बच्चों, मैंने आपको बताया कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है ये लंग्स के अलावा बाकी बॉडी के तमाम सेल्स, तमाम टिश्यूज या तमाम ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा दिल के पास लेकर आती है। अब बच्चों, कोरोनरी सर्कुलेशन जो है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का वो हिस्सा है जो कि दिल की दीवारों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है और फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा जो है वो राइट एट्रियम में लेकर आता है। ठीक है, जो मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, कोरोनरी सर्कुलेशन जो है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का वो हिस्सा है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल से, दिल की दीवारों को जो है वो सप्लाई करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो हार्ट की वाल्व्स हैं, ठीक है, जिसमें एपिकार्डियम आता है, मायोकार्डियम आता है, एंडोकार्डियम आता है, बच्चों इनको भी तो जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। जाहिर सी बात है, इन्होंने भी जो है वो रेस्पायरेशन करनी है, इन्होंने भी बच्चों जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक करके बच्चों इससे जो है वो एनर्जी हासिल करनी है, ऐसे ही है ना। तो आपने इस चीज को जो है वो जहन में रखना है कि दिल की दीवारों को भी जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का वो हिस्सा जो कि दिल की दीवारों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करे और वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दिल की दीवारों से लाकर राइट एट्रियम के अंदर डाल दे, इसको हम कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अब बच्चों ये किस तरह से होता है, आए हम इसको जो है वो तफसील से देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, the heart valves are supplied with blood through a small portion of the systemic circulation called coronary circulation. Systemic circulation बच्चों इसने बॉडी के तमाम सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना है। लेकिन ये जो कोरोनरी सर्कुलेशन है ये उसी सिस्टेमिक सर्कुलेशन का जो है बच्चों एक छोटा सा हिस्सा है जो कि दिल की दीवारों को जो है वो ब्लड सप्लाई करता है। अब बच्चों कैसे सप्लाई करता है, यहाँ पे देखें, टू कोरोनरी आर्टरीज। अब बच्चों वो आर्टरीज जो कि दिल की दीवारों को, हार्ट वाल्व्स को ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, इनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो आपने इनको एमसीक्यू के हवाले से याद रखना है। बच्चों कितनी है तादाद के अंदर? दो हैं, टू कोरोनरी आर्टरीज। एक बच्चों राइट की तरफ है और एक लेफ्ट की तरफ है। जो राइट की तरफ होती है उसको हम कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, जो लेफ्ट की तरफ है इसको हम कहते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो दो कोरोनरी आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज अराइज, ये उभरती हैं कहां से? फ्रॉम एओर्टा नियर इट्स ऑरिजिन। बच्चों जहां से एओर्टा का आगाज होता है वहीं से, बच्चों जहां से एओर्टा शुरू होता है, ठीक है, जहां पे उसका ओरिजिन है, वहीं से दो मेन आर्टरीज, कौन सी दो मेन आर्टरीज हैं? एक का नाम है बच्चों राइट कोरोनरी आर्टरी और एक का नाम है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। दोनों जो है वो अराइज होती हैं, दोनों जो है वो नमूदार होती हैं। फिर बच्चों क्या होता है, जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि आर्टरीज जो हैं बच्चों ये तकसीम करेंगे आर्ट्रियोल्स के अंदर, आर्ट्रियोल्स जो हैं बच्चों ये तकसीम करेंगे कैपिलरीज के अंदर। यहाँ पे जो है वो मटेरियल्स का एक्सचेंज होगा, उसके बाद कैपिलरीज मिलके वेन्यूल्स बना देंगे और वेन्यूल्स मिलके वेन्स बना देंगे। तो बच्चों ये जो आर्टरीज हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, ये फिर मजीद छोटी आर्टरीज के अंदर तकसीम होती हैं। ठीक है, आपने इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड कर लेना है कि जो आर्टरीज हैं डिवाइड इनटू मैनी स्मॉलर आर्टरीज, ये बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज के अंदर तकसीम होती हैं। फिर बच्चों की जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं किसके अंदर तकसीम होती हैं? आर्ट्रियूल्स के अंदर। और फिर यही आर्ट्रियूल्स बच्चों आगे किसके अंदर तकसीम होते हैं? कैपिलरीज के अंदर तकसीम होते हैं। और कैपिलरीज के लेवल पर बच्चों हार्ट के वाल्व्स को जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कर दी जाती है और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। फिर बच्चों अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया और उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बच्चों अब कैपिलरीज मिलकर क्या बनाएंगी? वेन्यूल्स, वेन्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगी? वेन्स। ठीक है, तो उसी बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स के जरिए दोबारा से वापस लाया जाएगा। ठीक है, अब बच्चों वो वेन्स जो कि दिल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको लेकर आती हैं, इनको हम जो है वो कोरोनरी वेन्स का नाम देते हैं। बच्चों आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बच्चों ये एओर्टा की आपको नजर आ रही है, एओर्टा का ओरिजिन है, एओर्टा की बेस है। बच्चों बिल्कुल इसके ओरिजिन से दो आर्टरीज जो है वो अपीयर होती हैं। बच्चों एक जो है वो लेफ्ट की तरफ जाती है, ये लेफ्ट पोर्शन है। बच्चों ये राइट पोर्शन है दिल का और ये जो है ये लेफ्ट पोर्शन है। बच्चों जो राइट की तरफ आती है इसको हम कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, और जो बच्चों जो लेफ्ट की तरफ आती है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम कहते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। बच्चे जो आर्टरी हैं ये आगे कई सारी छोटी छोटी आर्टरीज के अंदर जो है वो तकसीम करती हैं और ये जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं बच्चों ये फिर आर्ट्रियोल्स बनाती हैं और फिर उससे आगे कैपिलरीज बनती हैं। ठीक है, कैपिलरीज के लेवल पर गैशियस एक्सचेंज हो गया। उसके बाद बच्चों कैपिलरीज मिलकर क्या बनाती हैं? वेन्यूल्स, वेन्यूल्स मिलकर वेन्स बनाते हैं। फिर बच्चों आपको नजर आ रही कोरोनरी वेन्स जो हैं बच्चों ये फिर आपस में मिलते हैं और ये आपस में मिलकर बच्चों एक बड़ी
ट्यूब के अंदर ओपन हो जाते हैं। ये जो आपको बड़ी नाली नजर आ रही है, इस बड़ी नाली को हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। ठीक है, यहाँ पे अपने इसको जो है वो ध्यान रखना है कि जो कोरोनरी वेन्स हैं ये एक बड़ी नाली के अंदर ओपन होती हैं, इसको हम कोरोनरी साइनस कहते हैं। और फिर बच्चों ये जो बड़ी नाली है ये दिल के राइट एट्रियम के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डाल देती है। आपको पता है कि जो दिल का राइट एट्रियम है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? ऊपर से सुपीरियर वेना कैवा लेके आती है, नीचे से इंफीरियर वेना कैवा लेके आती है। और बच्चों ये जो कोरोनरी सर्कुलेशन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको कोरोनरी साइनस जो है वो राइट एट्रियम के अंदर डालता है। तो आपने इस एक्स्ट्रा पॉइंट को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। बच्चों हार्ट के आपके बुक के अंदर दो व्यूज हैं। दिस इज द एंटीरियर व्यू, मतलब जब मैं फर्ज करें मैं हाथ जो है मैं इसको आगे की तरफ से देख रहा हूं तो ये एंटीरियर व्यू है। लेकिन बच्चों जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा, अब मैं इसको बैक साइड से देख रहा हूं तो दिस इज द पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट का एंटीरियर व्यू है, लेकिन जब आप इसी को पलट कर पीछे से देखेंगे तो ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है, असल में कोरोनरी साइनस को दिखाने के लिए आपकी बुक के अंदर हार्ट का पोस्टीरियर व्यू जो है इसको ड्रॉ किया गया है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। बच्चों इसके बाद यहाँ पे देखें, आफ्टर सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल्स, जो दिल के मसल्स हैं कार्डियक मसल्स, उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के बाद ये जो कैपिलरीज हैं ये आपस में मिलती हैं और क्या बना देती हैं? वेन्यूल्स बना देती हैं। और वेन्यूल्स बच्चों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कोरोनरी वेन्स बनाते हैं। बच्चों ये जो कोरोनरी वेन्स हैं ये फिर आपस में मिलती हैं और ये क्या बनाती हैं? कोरोनरी साइनस। मैंने आपको बताया एक बड़ी नाली है जिसको हम कोरोनरी साइनस कहते हैं। बच्चों जितने भी कोरोनरी वेन्स हैं वो अपने ब्लड को जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोरोनरी साइनस के अंदर ला के डालते हैं। और ये जो कोरोनरी साइनस है बच्चों ये फिर किसके अंदर ओपन होती है? राइट एट्रियम के अंदर ओपन होती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों उसने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि सब कोरोनरी वेन्स जो हैं वो कोरोनरी साइनस में नहीं ओपन होती, बल्कि जो छोटी छोटी सी कुछ कोरोनरी वेन्स होती हैं वो अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्ट भी राइट एट्रियम के अंदर डाल देती हैं। ठीक है, ड्रेन डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम से मुराद यह है कि स्मॉल कोरोनरी वेन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्टली भी राइट एट्रियम के अंदर आ जाता है। तो आपने जो है वो इन पॉइंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोनरी सर्कुलेशन। आपसे जो है वो इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी अगर एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका बेहतरीन तरीके से आंसर करने के काबिल हों। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो उसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैं इसका एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। बच्चों एओर्टा का जो बिल्कुल उसका ओरिजिन है वहाँ से क्या निकलती हैं? दो नालियाँ निकलती हैं। एक को हम कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी और एक को बच्चों हम कहते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये फिर स्मॉलर आर्टरीज के अंदर डिवाइड करती हैं। स्मॉलर आर्टरीज फिर आगे आर्ट्रियूल्स बनाते हैं, आर्ट्रियूल्स फिर बच्चों आगे कैपिलरीज बनाती हैं। कैपिलरीज के लेवल पर बच्चों ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का जो है वो एक्सचेंज होता है। उसके बाद कैपिलरीज मिलकर वेन्यूल्स बनाते हैं, वेन्यूल्स मिलकर कोरोनरी वेन्स बनाते हैं और कोरोनरी वेन्स जो हैं बच्चों फिर वो कोरोनरी साइनस बनाते हैं और कोरोनरी साइनस जो है वो फिर राइट एट्रियम के अंदर ओपन होता है। बच्चों फिर इसके अलावा जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको जो बताया था वो ये था कि कुछ जो है वो छोटी छोटी कोरोनरी वेन्स जो हैं बच्चों वो डायरेक्टली भी राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इस फ्लो चार्ट को देखने के बाद आपको कोरोनरी सर्कुलेशन की मजीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब बच्चों जो सेकंड कंपोनेंट है जो कि हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है सिस्टेमिक सर्कुलेशन का, वो है हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन। आए हम इसकी जो है वो डिटेल को स्टडी करते हैं। बच्चों सबसे पहले आपको जो है वो पोर्टल सर्कुलेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, आप तो आमतौर पर आपको पता है हेपाटिक लफ्ज़ जो है ये लिवर के लिए इस्तेमाल होता है। अब बच्चों यहाँ पे ये जो पोर्टल सर्कुलेशन है ना, इससे क्या मुराद है आपने सबसे पहले इसको समझना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखें आपने इस डेफिनेशन को अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है। आखिर पोर्टल सर्कुलेशन या फिर जिसे आप पोर्टल सिस्टम कह रहे हैं इससे क्या मुराद है? मुझे इसकी आसान से डेफिनेशन है, पोर्टल सिस्टम कहते हैं, पोर्टल सिस्टम इज अ स्पेशल सर्कुलेशन। एक पोर्टल सिस्टम या फिर पोर्टल सर्कुलेशन जो है ये खास सर्कुलेशन है वेयर जहां पर ब्लड पासिस, जो खून है वो गुजरता है थ्रू टू कैपिलरी नेटवर्क्स, दो कैपिलरी नेटवर्क से गुजरता है बिफोर रिटर्निंग टू हार्ट। हार्ट तक वापस आने से पहले जो ब्लड है वो दो कैपिलरी नेटवर्क से गुजरे, ऐसी सर्कुलेशन को हम पोर्टल सर्कुलेशन या फिर पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो आपने इस डेफिनेशन को जो है वो अच्छी तरह से याद रख लेना है। बच्चों मैं आपको जो है वो उसको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। नॉर्मली बच्चों ये होता है कि एक आर्टरी जो है वो किसी ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है, तो वो तकसीम करके आर्ट्रियोल्स बनाती है, आर्ट्रियोल्स तकसीम करके कैपिलरीज बनाते हैं और फिर कैपिलरीज बच्चों आपस में मिलकर वेन्यूल्स और वेन्यूल्स मिलकर फिर वेन्स बना देते हैं।
अब बच्चों यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कैपिलरी नेटवर्क मौजूद है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है जिसे आप जनरल सर्कुलेशन कह लें, ठीक है, जो नॉर्मल ये जनरल सर्कुलेशन होती है वो इस तरह से होती है। अब बच्चों जो पोर्टल सर्कुलेशन है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ब्लड है वो दो कैपिलरी नेटवर्क से गुजरता है। आर्टरी किसी भी बॉडी ऑर्गन को जो है वो ब्लड सप्लाई करती है, बच्चों वहां पे जो है वो आर्टरियूल्स बनते हैं, फिर कैपिलरीज बनती हैं, कैपिलरीज का बच्चों एक नेटवर्क बनता है। उसके बाद बच्चों यहाँ से दोबारा से वेन्यूल्स बनते हैं और फिर वेन बनती है। बच्चों वेन बनने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ब्लड है ये एक और कैपिलरी नेटवर्क से गुजरता है। यहाँ पे बच्चों जो वेन है ना ये फिर दोबारा से डिवाइड करती है, ये दोबारा से डिवाइड करने के बाद दोबारा से जो है वो कैपिलरीज बनाती है, और फिर कैपिलरीज बच्चों आपस में मिलकर फिर वेन्यूल्स बनाते हैं, और फिर ये जो वेन है ये किसी बड़ी वेन के अंदर जो है वो ओपन हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो हो रहा है ये दो कैपिलरी नेटवर्क्स के जरिए हो रहा है। तो बच्चों ये जो सर्कुलेशन है इसको हम नाम देते हैं पोर्टल सर्कुलेशन का, ठीक है। ये जनरल सर्कुलेशन है और ये पोर्टल सर्कुलेशन है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको पोर्टल सर्कुलेशन की जो है वो समझ आ गई होगी कि जहाँ पे कैपिलरीज मिलकर क्या बनाते हैं, वेन्स बनाती हैं, और फिर वेन्स जो है वो दोबारा से कैपिलरीज बनाती हैं, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद बच्चों पोर्टल सिस्टम की हमारी बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये क्या है, आपने इसको ध्यान से रीड करना है। अ पोर्टल सिस्टम इज अ सर्कुलेशन, एक ऐसी सर्कुलेशन है इन विच जिसमें वेन्स एंड इन कैपिलरीज, जो वेन्स हैं बच्चों वो किसके अंदर डिवाइड करती हैं, कैपिलरीज के अंदर डिवाइड करती हैं। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों ये आर्टरी थी, आर्टरी डिवाइड की आर्टरियोल्स के अंदर, और फिर यहाँ से कैपिलरीज बनी, कैपिलरीज से मिलकर वेन्यूल्स बनाए, और वेन्यूल्स से मिलकर बच्चों ये वेन बन गई। अब बच्चों ये जो वेन है नॉर्मली ये जो वेन है ये ब्लड को वापस जो है वो दिल की तरफ मुंतकिल कर देती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वेन है ये एंड हो रहा है इसका किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर। ये वेन जो है वो दोबारा से कैपिलरीज को बना रही है, और फिर ये जो कैपिलरीज हैं बच्चों, ठीक है, ये दोबारा एक वेन के जरिए जो है वो दिल की तरफ वापस जा रही हैं। तो आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से ज़हन में रखना है कि पोर्टल सिस्टम की जो सिंपल डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है वो ये है कि एक ऐसी सर्कुलेशन है जिसमें जो वेन्स हैं उनका इख्तिताम जो है वो कैपिलरीज के अंदर होता है, जबकि जो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो आपने जो है वो प्रेफरेबली इसी डेफिनेशन को याद करना है। इसके बाद बच्चों हेपाटिक पोर्टल सिस्टम जो है ये पोर्टल सिस्टम ही की एक एग्जांपल है। इसमें क्या होता है देखिए यहाँ पे इन हेपाटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर एक लार्ज हेपाटिक पोर्टल वेन, एक बड़ी हेपाटिक पोर्टल वेन जो है वो क्या करती है, वो कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है ब्लड को, खून को। कहाँ कहाँ से कलेक्ट करती है, फ्रॉम स्प्लीन। बच्चों स्प्लीन जो है ये हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। जब हम स्टूडेंट्स आगे लिम्फेटिक सिस्टम को जो है वो स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम स्प्लीन, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या है, इसको भी जो है वो हम तफसील से देखेंगे। तो आपने अभी ध्यान में रखना है कि जो स्प्लीन है ये हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है और ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये स्प्लीन से इकट्ठा करती है, और एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल बच्चों हम डाइजेस्टिव ट्रैक को भी कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक आपको पता है कि एक ऐसी ट्यूब है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं बच्चों, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, या जिसको आप गट का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपको नजर आ रही है गट या एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से बच्चों डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको कलेक्ट करती है और फिर इसको दिल के पास लेके जाने से पहले कहाँ पे लेके जाती है, लिवर के पास लेके जाती है, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम जो है एक्सटेंड्स बच्चों ये फैला होता है कहाँ से, फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ एसोफेगस टू द अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल। अब यहाँ पे इसको देखें बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि ये स्प्लीन से कलेक्ट करती है और स्प्लीन के अलावा जो है ये एलिमेंट्री कैनाल से कलेक्ट करती है। अब एलिमेंट्री कैनाल तो बच्चों माउथ से लेकर एनस तक, ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई है। तो अब यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का सारा पोर्शन इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि एसोफेगस के लोअर पोर्शन से, एसोफेगस के लोअर पोर्शन से मुराद ये है कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, क्योंकि एसोफेगस के लोअर पोर्शन के आगे से स्टमक स्टार्ट होता है। स्टमक के बाद बच्चों इसके आगे आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बच्चों ये जो आपको नजर आ रही है दिस वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों ये तीनों हिस्से आ जाते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का बच्चों रेक्टम तक, रेक्टम के नीचे स्टार्ट हो जाता है एनस। और बच्चों एनस के अंदर जो खाली जगह है, ये जो रास्ता है, इसको हम जो है वो एनल कैनाल का नाम देते हैं, कि एनल कैनाल से पहले और लोअर पोर्शन ऑफ फिगर से एनल कैनाल से पहले पहले तक ये जो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम है बच्चों ये एक्सटेंड हुआ होता है, ये फैला हुआ होता है। तो आपने इस चीज को भी जो है वो याद रखना है, ठीक है। अब बच्चों फिर जो ब्लड है जब वो लिवर तक लेके आती है, कौन लेके आती है, हेपाटिक पोर्टल वेन। हेपाटिक पोर्टल वेन ने क्या किया स्टूडेंट्स, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हेपाटिक पोर्टल वेन ने ब्लड को कलेक्ट किया स्प्लीन से
और एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शन से। कौन से एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शन से? लोअर पोर्शन ऑफ द फिगस से नीचे और एनल कैनाल से ऊपर ऊपर तक। ठीक है, इसने क्या किया बच्चों, इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो कलेक्ट कर लिया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने के बाद सीधा जो है वो दिल के पास नहीं लेके गई, बल्कि ये जो है बच्चों ये लेके आई लिवर के पास। अब लिवर के पास बच्चों जब आ गया तो फिर लिवर से वो वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर हेपाटिक वेन के जरिए दिल के पास जाता है। तो द ब्लड फ्रॉम द लिवर, जो लिवर से जो ब्लड है इज टेकन टू हार्ट, इसको दिल तक लेके जाया जाता है थ्रू हेपाटिक वेन्स के जरिए। तो आपने इसको भी जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ बच्चों। यहाँ पे जो आर्टरीज हैं जो कि सप्लाई कर रही हैं ब्लड किसको, एलिमेंट्री कैनाल को और स्प्लीन को, यहाँ पे आप देखते हैं वो आर्टरीज हैं जो कि सप्लाई कर रही हैं ब्लड को। अब बच्चों यहाँ पे आर्टरीज से डिवाइड हुए आर्ट्रियूल्स बने, आर्ट्रियूल्स से फिर कैपिलरीज बने। अब बच्चों इन कैपिलरीज के लेवल पर ये लिवर और एलिमेंट्री कैनाल जो है बच्चों इसको ऑक्सीजन सप्लाई की गई। अब बच्चों जब इनको ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई है तो फिर क्या हुआ, अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब बच्चों इंटेस्टाइन के लेवल पर आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो फूड की एब्जॉर्प्शन भी होती है ब्लड के अंदर। कौन से फूड? शुगर्स और अमाइनो एसिड्स। इन दोनों की जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाय कहते हैं, और फिर विलाय के ऊपर मजीद जो उनके सेल्स की एक्सटेंशंस होती हैं जिन्हें माइक्रोविलाय कहते हैं, इन दोनों के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड्स और शुगर की एब्जॉर्प्शन होती हैं। तो यहाँ पे बच्चों शुगर की एब्जॉर्प्शन होने के बाद और फिर बच्चों ये जो ब्लड है, ठीक है, यहाँ से कैपिलरीज जो हैं बच्चों मिलकर फिर वेन बनाती हैं। इस वेन को जो है वो हम हेपाटिक पोर्टल वेन का नाम दे रहे हैं। अब ये वाली जो हेपाटिक पोर्टल वेन है बच्चों ये उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है लिवर के पास। अब लिवर के पास बच्चों लाकर इस वेन ने दोबारा से कैपिलरीज बनाई। अब लिवर क्या करता है बच्चों, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर वो कंपोनेंट्स जो कि इस ब्लड में इंटेस्टाइन से ऐड हुए थे उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अगर उनमें जो है वो किसी चीज़ को स्टोरेज का काम करना है तो लिवर उसको जो है वो स्टोर कर लेता है। और बच्चों प्रोसेसिंग के बाद लिवर क्या करता है, फिर बच्चों यहाँ से कैपिलरी से जो है वो मिलती है, कैपिलरीज जो है ये मिलकर वेन्यूल्स बनाती है, वेन्यूल्स मिलकर वेन बनाती है। अब वो वेन बच्चों जो कि इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ओपन होती है उसे हम नाम देते हैं हेपाटिक वेन का। फिर जो हेपाटिक वेन है बच्चों ये इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ओपन होती है और इंफीरियर वेना कैवा जो है बच्चों वो फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो राइट एट्रियम के अंदर डाल देती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी मजीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको डायग्रामेटिकली मजीद जो है वो क्लियर कर देता हूँ। ये आपकी बुक की फिगर है, आपकी बुक की ही डायग्राम है, यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं बच्चों। ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज द स्प्लीन, ये स्टमक है, एसोफेगस की लोअर पोर्शन है। स्टमक के बाद बच्चों यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों कंप्लीट ड्रॉ नहीं की गई ताकि आप जो है वो इसको समझ सकें। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा जो है इसको ड्रॉ किया गया है बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इन नालियों के अंदर आ रहा है। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन से आ रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन से बच्चों जहन में रखना है कि रेक्टम तक, रेक्टम के नीचे जो एनस है ना, एनल कैनाल, ठीक है बच्चों, वो जो है वो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर नहीं आता। आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है। तो रेक्टम तक बच्चों यहाँ पे जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये तमाम बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलकर बच्चों एक नाली बनाते हैं जिसको हम हेपाटिक पोर्टल वेन कहते हैं। सारी वेन्स मिलकर बच्चों हेपाटिक पोर्टल वेन के अंदर ओपन होती हैं और ये बच्चों फिर वेन जो है ये लिवर के पास जाती है और लिवर के अंदर बच्चों जाके ये कैपिलरीज बनाती है। वहां पे लिवर इस ब्लड के अंदर मौजूद जो सब्सटेंसेस हैं उनकी प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं वो मिलकर वेन्यूल्स और फिर वेन्स बनाती हैं और फिर लिवर के अंदर जो वेन्स बनती हैं इनको हम हेपाटिक वेन्स कहते हैं। और फिर बच्चे जो हेपाटिक वेन्स हैं ये कहाँ पे ओपन होती हैं? ओपन होती हैं इंफीरियर वेना कैवा के अंदर और फिर इंफीरियर वेना कैवा जो है वो राइट एट्रियम के अंदर ओपन होती है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। अब बच्चों यहाँ पे हम इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन की जो है वो अहमियत क्या है। द ब्लड दैट कम्स फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू द लिवर, अब बच्चों वो ब्लड जो कि एलिमेंट्री कैनाल से लिवर के पास आता है, कंटेन्स, उसके अंदर क्या मौजूद होता है? सब्सटेंसेस, ऐसी अशिया मौजूद होते हैं दैट आर अब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो अब्जॉर्ब हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर बच्चों काफ़ी सारी चीज़ें अब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन मैं आपको मेन अगर दो बताऊँ तो शुगर्स और अमीनो एसिड्स। शुगर्स और अमीनो एसिड्स के अलावा बच्चों बहुत सारे वाइटामिन भी शामिल होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो कि अब्जॉर्ब होके लिवर के पास आते हैं। अब बच्चों लिवर क्या कहते हैं? दीज सब्सटेंसेस पास थ्रू लिवर बिफोर गोइंग टू हार्ट, अब ये जो सब्सटेंसेस हैं ये दिल तक जाने से पहले लिवर से गुजरते हैं। अब लिवर का काम यहाँ पे देखें बच्चों, लिवर रिमूव्स हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड। अब बच्चों अगर खून के अंदर जो है वो कोई नुकसानदेह चीज पड़ी हुई है तो लिवर जो है उसको क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। लिवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो आपने इसको जहन में रखना है। एंड अब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फॉर स्टोरेज,
और स्टोरेज के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। फर्ज करें बच्चों कि पीछे से ग्लूकोज बहुत ज्यादा आ रही है, तो लिवर ने क्या किया, ग्लूकोज को स्टोर कर लिया ग्लाइकोजन की शक्ल में। ठीक है, आपको पता है लिवर जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर लेता है। इसी तरह बच्चों पीछे से अमीनो एसिड्स आ रहे हैं और लिवर ने जो है वो प्रोटीन्स बनानी है, तो लिवर जो है वो उन अमीनो एसिड्स को जो है वो भी स्टोर कर लेगा। तो लिवर जो है वो न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है, स्टोरेज के लिए। बिफोर सेंडिंग दिस ब्लड टू हार्ट, इससे पहले कि इस खून को दिल तक भेजा जाए, लिवर जो है उस खून के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चों, उनको जो है वो अब्सॉर्ब कर लेता है, ताकि जो है लिवर उससे आगे फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है उसकी सिग्निफिकेंस का भी अंदाजा हो गया होगा कि आखिर जो है इस पोर्टल सर्कुलेशन की क्या अहमियत है, और इसका आपको बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो भी जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ तक किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने वीडियो को रिपीट करके दोबारा लाजमी सुन लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पोर्टल सर्कुलेशन का पता होना चाहिए। जब आपको पोर्टल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आप जो है वो हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों सिस्टेमिक सर्कुलेशन का जो थर्ड कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं रिनल सर्कुलेशन। बच्चों रिनल सर्कुलेशन क्या है, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का वो हिस्सा है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको किडनीज को सप्लाई किया जाता है और किडनीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लिया जाता है। ठीक है, इस सर्कुलेशन को जो है बच्चों हम रिनल सर्कुलेशन का नाम देते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको जो है वो किडनीज की लोकेशन शो हो रही है, ये किडनीज हैं बच्चों, और यहाँ पे जो है किडनी की मैग्नीफाइड डायग्राम आपको यहाँ पे शो हो रही है। बच्चों ये मेन आपको नजर आ रहा है, मेन एओर्टा है। एओर्टा से बच्चों यहाँ पे आर्टरीज निकलती हैं जो कि किडनीज को सप्लाई करती हैं। इन आर्टरीज को हम रीनल आर्टरीज कहते हैं। फिर बच्चों ये जो रीनल आर्टरीज हैं ये एक पूरा सर्कुलेशन पाथवे बनाते हैं किडनीज के अंदर, इसकी डिटेल जो है वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद बच्चों जब जो एक्सचेंज है मटेरियल्स का जब वो हो जाता है, फिर वापस किडनी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिनल वेन्स के जरिए जो है वो इंफीरियर वेना कैवा के अंदर, रिनल वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंफीरियर वेना कैवा के अंदर जो है वो डाल देती हैं। तो आपने जो है वो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब बच्चों किडनी का स्ट्रक्चर जो है अगर हम इसको स्टडी करने पे आए तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन हम सिर्फ बच्चों किडनी का स्ट्रक्चर हम सिर्फ उतना ही समझेंगे जितना कि आज के इस लेक्चर को समझने के लिए हमारी ज़रूरत है। तो किडनीज को बच्चों जब हम इस तरह से कट करके देखते हैं तो हमें इस तरह से एक स्ट्रक्चर नजर आता है। ये जो बाहर वाला हिस्सा इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और ये जो बच्चों अंदर वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं रीनल मेडुला। तो आपने इन दो पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो किडनी का आउटर पोर्शन है इसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और जो इसका इनर पोर्शन है इसको रीनल मेडुला कहते हैं। और बच्चों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इसको हम जो है वो नेफ्रॉन का नाम देते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। अब बच्चों नेफ्रॉन क्या होता है, आए हम इसको जो है वो तफसील से देखते हैं। बच्चों आप लोगों ने जो है वो इसको अपनी कॉपी के ऊपर लाजमी लिख लेना है। नेफ्रॉन जो है बच्चों इसके दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं रिनल कॉर्पसल और एक को हम कहते हैं ट्यूब्यूलर पोर्शन। इसे आप रिनल ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज रिनल ट्यूब्यूल। बच्चों नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, रिनल कॉर्पसल और रिनल ट्यूब्यूल। बच्चों ये जो रिनल कॉर्पसल है फिर इसके आगे से दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस और एक को हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। उसके बाद बच्चों ये जो ट्यूब्यूलर पोर्शन या फिर रिनल ट्यूब्यूल है इसके आगे से जो है वो तीन हिस्से हैं। कौन कौन से तीन हिस्से हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसे उर्दू में पहली बलदार नाली कहते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड कहते हैं बलदार को, प्रॉक्सिमल इब्तदाई या पहली। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पहली बलदार नाली, लूप ऑफ हेनले। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आखिरी बलदार नाली से उर्दू में कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये इसके डायग्राम है जो कि आप लोगों को बनानी आनी चाहिए, और अगर आपको पेपर में रीनल सर्कुलेशन आ जाता है तो आपको ये बनानी पड़ेगी। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बच्चों, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को जो है वो हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर बच्चों कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद होता है। इस कैपिलरीज के नेटवर्क को हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस का। अब बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस बच्चों ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं रिनल कॉर्पसल, और इसके अलावा बाकी नीचे जितना भी हिस्सा है ये ट्यूब्यूलर पोर्शन के अंदर आता है। अब बच्चों यहाँ से देखें ये जो आपको नजर आ रहा है बोमेन्स कैप्सूल से ये जो आपको पहली बलदार नाली नजर आ रही है इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये पहली बलदार नाली है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद बच्चों यहाँ पे एक यू शेप स्ट्रक्चर आता है। इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले का। ठीक है, किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, लूप ऑफ हेनले का, या इसे हेनलेज लूप भी कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो आपको बलदार नाली नजर आ रही है इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर उर्दू में से कहते हैं आखिरी बलदार नाली। ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है बच्चों, ये एक बड़ी नाली के अंदर ओपन होती है, इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। बच्चों असल में हम इसका जो स्ट्रक्चर है उसको सेकंड ईयर के अंदर जब हम यूरन फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम इसके स्ट्रक्चर को मजीद तफसील से जो है वो स्टडी करेंगे। लेकिन रीनल सर्कुलेशन को समझने के लिए आपको इसका बुनियादी सा स्ट्रक्चर जो है वो समझना जरूरी है। तो आपने जो है वो इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करना है और इसको लेबलिंग भी आपने करनी है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे होता क्या है, रीनल आर्टरी बच्चों जब किडनी के अंदर दाखिल होती है तो रीनल आर्टरी बच्चों बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज के अंदर तकसीम करती है, उन्हें हम स्मॉलर आर्टरीज कहते हैं। फिर बच्चों वो जो स्मॉलर आर्टरीज हैं वो आगे तकसीम होते हैं आर्टरीयूल्स के अंदर। किसके अंदर तकसीम होते हैं बच्चों? आर्टरीयूल्स के अंदर, ठीक है। अब बच्चों वो आर्टरीयूल्स जो कि नेफ्रॉन के ये जो आपको नजर आ रहा है ग्लोमेरुलस बनाते हैं, इन आर्टरीयूल्स को हम कहते हैं एफरेंट आर्टरीयूल्स। क्या कहते हैं बच्चों? एफरेंट आर्टरीयूल्स। फिर ये जो एफरेंट आर्टरीयूल्स हैं बच्चों, ये आपको पता है आर्टरीयूल्स आगे तकसीम होकर कैपिलरीज बनाते हैं। तो ये जो एफरेंट आर्टरीयूल्स हैं बच्चों, ये आगे से तकसीम करके जो है वो क्या बनाते हैं? कैपिलरीज बनाते हैं। और बच्चों एफरेंट आर्टरीयूल्स के तकसीम करने के नतीजा में जो कैपिलरीज बनती हैं वो असल में बोमेंस कैप्सूल के अंदर मौजूद होती हैं, और इनको जो है वो हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे क्या होता है, अब ये बाकियों से मुख्तलिफ है कि जो ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज हैं ये बच्चों फिर आपस में मिलकर दोबारा से आर्टरीयूल्स बनाते हैं। इन आर्टरीयूल्स को हम कहते हैं ईफेरेंट आर्टरीयूल्स। क्या कहते हैं बच्चों? ईफेरेंट आर्टरीयूल्स। और ये जो ईफेरेंट आर्टरीयूल्स हैं ये फिर आगे से कैपिलरीज बनाती हैं दोबारा से, ठीक है। तो यहां से दो तरह की कैपिलरीज बनती हैं, एक को हम कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, एक को हम कहते हैं वैजा रेक्टा। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज बच्चों इसको ऊपर से कवर करती हैं इस नेफ्रॉन को, और जो वैजा रेक्टा है वो उसको नीचे वाले हिस्से से जो है वो कवर करता है। ये जो आपको लूप ऑफ फैनले नजर आ रहा है यहाँ से इसको जो है वो कवर करता है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको जो है वो सिर्फ जनरल सा बताया था, अगर आपको समझ नहीं आया तो आपने परेशान नहीं होना, हम इसकी डिटेल जो है इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों रीनल सर्कुलेशन क्या है? इट इज एन अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का एक दूसरा अहम हिस्सा है। सबसे पहले रीनल आर्टरीज देखें। राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एंड लेफ्ट किडनी। जाहिर सी बात है बच्चों, दो किडनीज हैं, एक राइट को है एक लेफ्ट को है, तो राइट रीनल आर्टरी जो है वो राइट किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी, और लेफ्ट रीनल आर्टरी जो है वो लेफ्ट किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। इनसाइड द किडनी, किडनी के अंदर ईच रीनल आर्टरी डिवाइड्स रिपीटेडली टू मेक स्मॉलर आर्टरीज। हर रीनल आर्टरी बच्चों वो बार बार तकसीम करके छोटी छोटी आर्टरीज बनाती है, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को ज़हन में रखना है कि हर रीनल आर्टरी बार बार तकसीम करके क्या बनाती है? स्मॉलर आर्टरीज बनाती है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें आगे है एफरेंट आर्टरीयूल्स। तो आपने इसको जहन में रखना है। यहाँ पे बच्चों आर्टरीयूल्स दो हैं, एक को हम कहते हैं एफरेंट आर्टरीयूल्स और एक को बच्चों हम नाम देते हैं इफरेंट आर्टरीयूल्स का, ठीक है। इफरेंट आर्टरीयूल्स क्या है बच्चों, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें द स्मॉलर आर्टरीज बच्चों वो स्मॉलर आर्टरीज जो कि रीनल आर्टरी के तकसीम करने के नतीजा में बनी, ये जो स्मॉलर आर्टरीज हैं ये ब्रांच ये मजीद तकसीम करती हैं into several afferent arterioles, कई सारे afferent arterioles के अंदर। अब बच्चों ये जो afferent arterioles हैं ये क्या करते हैं? ये फिर ब्लड को नेफ्रॉन्स को प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं। नेफ्रॉन क्या है? दीज आर द यूनिट्स ऑफ किडनी। मैं इसके स्ट्रक्चर के हवाले से आपको बता चुका हूँ। अब बच्चों हर एफरेंट आर्टरीयूल जो है ये तकसीम करता है, डिवाइड करता है टू मेक द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई बच्चों ये ग्लोमेरुलस की जमा है। ग्लोमेरुलस एक को कहते हैं, ग्लोमेरुलाई जो है ये प्लूरल है। तो हर एफरेंट आर्टरीयूल बच्चों तकसीम करके ग्लोमेरुलाई की क्या बनाता है? कैपिलरीज बनाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना जो ग्लोमेरुलस है वो क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो असल में हर एफरेंट आर्टरीयूल तकसीम करके वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जिसको आप ग्लोमेरुलस कहते हैं वो बनाता है। फिर बच्चों क्या होता है? जो ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज हैं, ठीक है, वो बाहर निकलकर दोबारा से इकट्ठी होती हैं और वो इकट्ठी होकर क्या बनाती हैं? इफरेंट आर्टरीयूल्स बनाती हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप मार्कर से इसको हेडिंग दे लीजिएगा। ये आप किसकी हेडिंग देंगे? दिस इज द हेडिंग ऑफ इफरेंट आर्टरीयूल की, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। या आप इफरेंट आर्टरीयूल की हेडिंग देंगे। तो ग्लोमेरुलाई के अंदर बच्चों जो कैपिलरीज है वो जब बाहर निकलती हैं तो वो आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? इफरेंट आर्टरीयूल्स बनाती हैं। फिर बच्चों जो इफरेंट आर्टरीयूल्स है ना ये दोबारा से तकसीम करके कैपिलरीज बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर बच्चों दो कैपिलरीज बनती हैं। इफरेंट आर्टरीयूल से कितनी कैपिलरीज बनती हैं? दो, ठीक है। इफरेंट आर्टरीयूल्स विच डिवाइड्स जो कि तकसीम करते हैं टू मेक टू सेट्स ऑफ कैपिलरीज, दो कैपिलरीज के सेट बनाते हैं। एक बच्चों जो कैपिलरी का सेट है इसको हम नाम देते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज का, और एक को हम नाम देते हैं वैजा रेक्टा। तो इसका नाम मेरे साथ रिपीट करें। एक को हम कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज और एक को हम कहते हैं वैजा रेक्टा। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज क्या है बच्चों? ये ऐसी कैपिलरीज हैं जो कि नेफ्रॉन
ट्यूब्यूल के गिर्द मौजूद होती हैं, कहाँ पे, इन द कोर्टिकल पोर्शन ऑफ किडनी। अब बच्चों कोर्टिकल पोर्शन से क्या मुराद है, यही पोर्शन जो मैंने आपको बताया था कि किडनी की जो है वो, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके दो हिस्से हैं, एक को हम कहते हैं रिनल कॉर्टेक्स और एक को हम कहते हैं रिनल मेडुला। तो बच्चों जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पोर्शन का वो हिस्सा जो कि रिनल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद है, जो कि रिनल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद है, उसके गिर्द जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं उनको हम कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और बच्चों वो कैपिलरीज जो कि ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन के अंदर क्या आते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ फैनले, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल आ जाते हैं। वो जो ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन का वो हिस्सा जो कि रिनल मेडुला के अंदर मौजूद है, इसके गिर्द जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं इनको हम कहते हैं वेजा रेक्टा। मैं आपको बच्चों नीचे डायग्राम से भी दिखा देता हूं, यहाँ पे बच्चों आप इसको देख सकते हैं। ये बच्चों आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, गोल्डन कलर का, बच्चों ये असल में नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन को बच्चों कैपिलरीज ने बहुत ही टाइटली जो है वो सराउंड किया होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये असल में डिफरेंशिएट कर रही है। जो ऊपर वाला हिस्सा है बच्चों ये रिनल कॉर्टेक्स है, और नीचे वाला हिस्सा जो है बच्चों ये क्या है, रिनल मेडुला है। तो कैपिलरीज का बच्चों वो नेटवर्क, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इफरेंट आर्ट्रियूल है। इफरेंट आर्ट्रियूल क्या है, यहाँ पे देखिए बोमेंस कैप्सूल था, पीछे से एफेरेंट आर्ट्रियूल आया, इसने यहाँ पे आकर क्या बनाया बच्चों, यहाँ पे इसने बनाया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बच्चों, ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं ये बाहर निकली, और इन्होंने बाहर निकलकर क्या बनाया, इफरेंट आर्ट्रियूल। अब बच्चों जो इफरेंट आर्ट्रियूल है इससे फिर कैपिलरीज बनी। अब वो कैपिलरीज बच्चों जो कि रिनल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद जो नेफ्रॉन का हिस्सा है उसके गिर्द मौजूद हैं, इनको हम नाम देते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज का। जबकि वो कैपिलरीज बच्चों, जब जाहिर सी बात है नीचे वाली कैपिलरीज जो हैं ये बन तो इफरेंट आर्ट्रियूल से ही रही है ना, तो इफरेंट आर्ट्रियूल से बनने वाली वो कैपिलरीज जो कि रिनल मेडुला वाले हिस्से में जो नेफ्रॉन का हिस्सा है उसको सराउंड करती हैं, इनको हम नाम देते हैं वेजा रेक्टा का। तो आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ग्लोमेरुलाई के जो कैपिलरीज हैं वो आपस में मिलकर इफरेंट आर्ट्रियूल बनाती हैं, जो कि दो सेट्स ऑफ कैपिलरीज के अंदर तकसीम करते हैं। एक को हम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं और एक को हम वेजा रेक्टा कहते हैं। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज बच्चों ये क्या है, दीज आर अराउंड नेफ्रॉन ट्यूब्यूल इन कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ किडनी। तो किडनी का जो रिनल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है उस रिनल कॉर्टेक्स में जो नेफ्रॉन, जो ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन का जो हिस्सा पड़ा होता है उसके गिर्द जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं उनको हम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं। जबकि बच्चों नेफ्रॉन ट्यूब्यूल का वो हिस्सा जो कि रिनल मेडुला वाले पोर्शन में पड़ा है उसके गिर्द जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं उसको हम वेजा रेक्टा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये जो कैपिलरीज हैं, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज और वेजा रेक्टा, ये आपस में मिलती हैं और मिलकर क्या बनाती हैं, वेन्यूल्स बनाती हैं। और वेन्यूल्स बच्चों फिर आपस में कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्ज का मतलब है मिलना, और मिलकर क्या बनाते हैं, स्मॉलर वेन्स बनाते हैं, छोटी छोटी वेन्स बनाते हैं। फिर ये जो छोटी छोटी वेन्स हैं बच्चों ये फिर आपस में मिलकर एक बड़ी वेन बनाते हैं जिसको हम रीनल वेन कहते हैं। और ये जो रीनल वेन है बच्चों ये उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो इंफीरियर वेना कैवा के अंदर डाल देती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। मैं आपको जो है बच्चों वो इसका जो है वो ओवरव्यू भी दे देता हूँ। यहाँ पे बच्चों आप अगर देख सकें, यहाँ पे बच्चों आप देखें, दिस इज द रीनल सर्कुलेशन। बच्चों हार्ट से जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से मुराद वही डिसेंडिंग एओर्टा, ये ऊपर वाला एओर्टा जो नीचे की तरफ आता है ना, जो पेट की तरफ आता है एओर्टा, इसको हम एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। एब्डोमिनल एओर्टा से बच्चों दो आर्टरीज निकली, एक है राइट और एक है लेफ्ट रीनल आर्टरी। अब इन आर्टरीज ने क्या किया बच्चों, किडनीज को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया। अब राइट और लेफ्ट रीनल आर्टरीज ने बच्चों ये आगे कई सारी स्मॉलर आर्टरीज के अंदर तकसीम हुई। बच्चों वो जो स्मॉलर आर्टरीज थी उन्होंने तकसीम करके आगे क्या बनाया, आगे उन्होंने बनाया एफरेंट आर्टरियूल्स। बच्चों एफरेंट आर्टरियूल्स ने बच्चों इससे क्या बने, इससे बनी कैपिलरीज। अब एफरेंट आर्टरियूल्स से जो कैपिलरीज बनती है ना उनको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस का। किसका नाम देते हैं बच्चों, ग्लोमेरुलस का। तो यहाँ पे आप देखें एफरेंट आर्टरियूल से बच्चों ये जो कैपिलरीज बनी जो कि असल में बोमेंस कैप्सूल के अंदर मौजूद होती हैं, इनको हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कहते हैं, या फिर इसको सिंपल आप ग्लोमेरुलस भी कह सकते हैं। अब बच्चों ये जो ग्लोमेरुलस है आपको नजर आ रहा है बच्चों, इससे ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं, मिलकर बनाती हैं इफेरेंट आर्टरियूल। फिर बच्चों जो इफेरेंट आर्टरियूल है ना ये आगे दो सेट्स ऑफ कैपिलरीज के अंदर डिवाइड करता है। बच्चों वो सेट ऑफ कैपिलरी जो कि रीनल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद जो नेफ्रॉन का हिस्सा है उसको लपेटता है, उसके गिर्द मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। जबकि वो कैपिलरीज बच्चों जो कि रीनल मेडुला के अंदर मौजूद नेफ्रॉन के हिस्से को सराउंड करती हैं, इनको हम कहते हैं वेजा रेक्टा।
फिर बच्चों ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वाजा रेक्टा हैं ये आपस में मिलती हैं और मिलकर कई सारी छोटी छोटी वेन्यूल्स बनाती हैं। वेन्यूल्स मिलकर बच्चों फिर वेन्स बनाती हैं, ठीक है, ये रिनल वेन बनाती हैं। रिनल वेन बच्चों फिर क्या इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ओपन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये रिनल सर्कुलेशन जो है ये कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई होगी। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।